हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की सीरीज में आज का हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा क्रिएटिविटी पे, सृजनात्मकता पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि सृजनात्मकता का जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। इससे जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे उन सारे कंसेप्ट को हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे, और जहाँ जहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं, उसके क्या क्या पहलू हैं और किस तरह से इस पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भविष्य में सवाल बनाए जा सकते हैं, आने वाले एग्जाम में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो उन सारे पहलुओं को एक ही वीडियो में, आज की वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो अभी तक पिछला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, जो हमारा जो पूरा प्लेलिस्ट है सीडीपी का, उस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी सीडीपी में। हमने पिछला वीडियो बताया था नैतिक विकास का सिद्धांत, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमारा क्रिएटिविटी पे होगा, सृजनात्मकता पे। अब सृजनात्मकता को पढ़ने से पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सृजनात्मकता को पढ़ने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होती क्या है। अब क्रिएटिविटी जो होती है उसके तो अलग अलग पैमाना है, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। लेकिन अगर एक जनरल टर्म्स में समझें कि क्रिएटिविटी होती क्या है, तो क्रिएटिविटी का मतलब ये होगा, सृजनात्मकता का मतलब होगा कि कोई दी हुई समस्या अगर है हमारे सामने, तो उस दी हुई समस्या को हम कितने तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। किसी दी गई समस्या पर हमारे कितने विभिन्न प्रकार के विचार हो सकते हैं। कि सृजनात्मकता का मतलब होगा कि हम किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं, हम कितने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ढंग किस तरह के हैं। अगर हम अलग अलग ढंग से सॉल्व कर पा रहे हैं, नए नए तरीके का इस्तेमाल करके सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो क्रिएटिविटी होगी। ये अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपर टेट में भी 2019 का जो सुपर टेट हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था कि अलग ढंग से अगर कोई कार्य कर रहा है या नए तरीके से कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी जो योग्यता होती है उसको क्या कहेंगे। तो नए ढंग से कार्य करना, अलग ढंग से कार्य करना, एक समस्या पे अलग अलग विचार को प्रस्तुत करना, तो वो क्रिएटिविटी होती है। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मान लेते हैं कि कोई ये पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए से बी के बीच में पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाना है। अब पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाने के लिए हमारे मन में सबसे पहला थॉट आएगा कि हम इसको इस तरह से मिला दें। तो एक तरीका तो ये हो गया, ए से बी को मिलाने का एक तरीका ये हो गया। लेकिन कोई कहेगा कि ऐसे नहीं, हम इस तरह से मिला देते हैं, तो ये भी तो एक तरीका है। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि ए पॉइंट को बी पॉइंट से मिलाना है, तो सीधे मिलाइए या इस तरह से मिलाइए। कोई कहेगा कि इस तरह से मिला दीजिए, कोई कहेगा कि इस तरह से मिलाइए, कोई कहेगा इस तरह से मिलाइए, कोई कहेगा कि हम इस तरह से मिलाएंगे। तो ए से बी पॉइंट तक मिलाने के अलग अलग तरीके हैं, यानी कि एक ही चीज़ को करने के कई तरीके हैं। तो इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। अगर मैं एक एग्जाम्पल और दूँ, तो आज के वीडियो में हम पूरा क्रिएटिविटी को ख़त्म करेंगे, पूरा डिटेल में कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि एक सवाल है जिसको मैं देता हूँ 2 × 99, 2 × 99। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप कई तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में अगर कई विचार आ रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, तो हम कहेंगे कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। जैसे कोई कहेगा कि डायरेक्ट 2 का गुणा 99 में कर देंगे तो 198 आ जाएगा। फिर एक लड़का कहेगा कि इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 99 को हम लिख देते हैं 90 + 9। अब हम 2 का गुणा 90 में करेंगे तो 180, प्लस 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 198 आएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है सॉल्व करने का। एक दूसरा कहेगा, तीसरा कहेगा कि 2 का गुणा हम 99 बार कर रहे हैं, तो हम सिंपल कर देते हैं 2 का गुणा 100 बार। एक बार हमने ज़्यादा किया, फिर जो ज़्यादा किया उसी को माइनस कर देंगे। 2 को गुणा 100 में करेंगे तो 200, 200 में से 2 माइनस करेंगे तो 198। तो एक ही सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर ये कई तरीके हैं, अगर आपके अंदर ये सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आप सवाल को अलग तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर सृजनात्मकता है। तो आई होप कि सृजनात्मकता का बेसिक मतलब क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा। अब सृजनात्मकता को लेकर के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रो एंड क्रो का। अब पता नहीं इनकी डेफिनेशन से कितना प्रेम है एग्जाम वालों को कि इनकी डेफिनेशंस को बार बार पूछा जाता है, तो इनकी डेफिनेशंस को हम रट लेंगे।
ये कहते हैं कि सृजनात्मकता जो होती है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि जो सृजनात्मकता होती है वो किसी भी जो प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ होती है तो उसको कितने तरीके से हम अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसकी मानसिक जो प्रक्रिया होती है वही होती है सृजनात्मकता। तो इनके डेफिनेशंस को याद कर लेना है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कई बार डेफिनेशंस पूछा गया है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो इन दोनों डिफिनीशन को, मात्र 2 डिफिनीशन को याद करना है, क्योंकि यूपी टेट वाले ज़्यादा डिफिनीशन पे विश्वास करते हैं, वही पूछेंगे। सीटेट में इसकी संभावना बहुत कम रहती है कि डिफिनीशंस पूछा जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिविटी की पूरे चैप्टर का, वो है एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के जो तत्व होते हैं, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सृजनात्मकता के तत्व को हम बहुत विस्तार से समझेंगे, ताकि इससे अगर कोई भी सवाल आए तो वो छूटे नहीं। सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? सवाल पूछा जाता है कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें पहला फ्लुएंसी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ओरिजिनलिटी होता है और इलेबोरेशन। या फ्लुएंसी मतलब प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब नम्यता या लचीलापन, मौलिकता, ओरिजिनलिटी का मतलब, इलेबोरेशन का मतलब विस्तारण। तो सृजनात्मकता के ये 4 तत्व हैं। इन्हीं 4 तत्वों से सवाल बनाए जाते हैं। कभी पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता के तत्व हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा, या 1 दिया रहेगा, 3 नहीं दिया रहेगा। तो किसी भी तरह से अगर हमारा ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो उसको हम कर पाएँ, तो सृजनात्मकता के तत्व को ध्यान रखना है। इन 4 तत्वों को कौन कौन सा? फ्लुएंसी, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को भी साथ साथ में पढ़ना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हिंदी में कभी कभी इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है कि वो समझ ही नहीं आता, जबकि वो हमें पता होता है। अगर उसके इंग्लिश वर्जन को देखें तो वो पता होता है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है उसको साथ लेकर के चलेंगे, ताकि हमें एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई कहीं से कहाँ तक समस्या का सामना न करना पड़े। तो सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से? फ्लुएंसी मतलब प्रवाह, ये पहला हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब नम्यता, ये दूसरा हो गया। ओरिजिनलिटी होता है तीसरा, और ये इलेबोरेशन हो गया चौथा। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो इनको हम देख लेते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। पहला है इसमें फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह का क्या मतलब होता है? प्रवाह का मतलब होता है कि अगर कोई बालक जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, जो बालक क्रिएटिविटी सृजनात्मकता से परिपूर्ण है, जो बालक सृजनात्मक है, तो उसके अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये सृजनात्मकता का तत्व है। अब फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आपको अगर कोई समस्या दी गई है, आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया है, आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन पर आपके मन में उस सवाल को लेकर के, उस समस्या को लेकर के कितने ज़्यादा विचार जल्दी से जल्दी आते हैं। यानी कि किसी दी गई समस्या पर कितनी जल्दी से जल्दी आप अनेक विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रवाह। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो वो ज़्यादा सही समझ आएगा। इसमें हमने लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ या रिस्पॉन्सेस और सॉल्यूशंस, यानी कि गिवन जो हमारा प्रॉब्लम होगा, उस गिवन प्रॉब्लम पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन में विचार आता है उस समस्या को लेकर के, कितना जल्दी से आप रिएक्ट कर पाते हैं, कितने तरीके से, कितने नए नए सॉल्यूशंस दे सकते हैं, तो वो होती है फ्लुएंसी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आप उस चीज़ का लिस्ट बनाइए जो चीज़ें ब्लू हैं, यानी कि जो ब्लू चीज़ें हैं उन ब्लू चीज़ों का आप लिस्ट बनाइए, तो आपके मन में कई प्रकार के विचार आएंगे कि ब्लू का कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आकाश हो सकता है, स्काई। उसके बाद आप कहेंगे कि समुद्र ब्लू हो सकता है, तो सी हो गया, स्काई हो गया। उसके बाद कहेंगे कि ब्लूबेरी हो गया, ये भी ब्लू होता है। बटरफ्लाई हो गया। तो जितनी भी प्रकार की चीज़ें जो ब्लू होती हैं, हम कहेंगे कि अगर मैं कहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ का बताइए, ऐसे चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो ब्लू हैं, नीली चीज़ें हैं, तो आप कहेंगे कि समुद्र जो होता है वो भी नीला होता है, आकाश नीला होता है। तो इस तरह के जितने ज़्यादा से ज़्यादा विचार आपके मन में एक बार में आएंगे, जितनी जल्दी जल्दी ये विचार, जितनी जल्दी जल्दी थॉट आएंगे, जितनी जल्दी सॉल्यूशंस आएंगे एक चीज़ को लेकर के, तो उसी को हम कहेंगे कि फ्लुएंसी, यानी कि किसी दी गई समस्या पर कितने ज़्यादा और कितनी जल्दी से आपके मन में विचार आते हैं, तो उसी को कहा जाता है फ्लुएंसी। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा तत्व है फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? यानी नम्यता। नम्यता का मतलब होता है कि किसी समस्या पर दिए गए समाधान में कितनी विविधता है, वैरायटी कितनी है।
पहले में क्या था कि किसी दी गई समस्या पर आपके मन में कितने ज़्यादा से ज़्यादा विचार आ रहे हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो वो होती है फ्लुएंसी। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि वैरायटी कितनी है आपके सॉल्यूशंस में। जैसे कि आप जो पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे, उन पुराने तरीक़ों को छोड़ करके कितने नए तरीके आप बता रहे हैं। तो जो नए तरीके आप बता रहे हैं किसी समस्या को लेकर के, कितने विभिन्न प्रकार हैं, कितने विविध रूप हैं, कितने डाइवर्सिफाई होकर के आप सॉल्यूशंस को बता रहे हैं, तो उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहला और दूसरा आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा मतलब होता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब होता है कि सिंपल कि क्या आपके सॉल्यूशंस में यूनिकनेस है, यानी कि जो आपने सॉल्यूशंस बताया है वो सॉल्यूशन असाधारण होना चाहिए। असाधारण का मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो और लोगों के पास न हो। तो उस तरह की अगर आपके अंदर एबिलिटी है, यानी कि इट इज़ द एबिलिटी टू डेवलप आइडियाज़, इस तरह की आइडियाज़ को डेवलप करना दैट इज़ यूनिक, जो अनयूजुअल हो, जो यूनिक हो। अगर इस तरह के आइडियाज़ आपके मन में, मस्तिष्क में आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपके अंदर ओरिजिनलिटी है। जैसे मैं कहता हूँ कि किसी ऐसी प्रकार की मशीन खोज देना जो अभी तक यूज में न हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि कोरोना के पहले के टाइम पे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन जो क्लासेस होती थी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं था, उतना ज़्यादा लोगों के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक ऐसा आइडिया मन में लोगों के आया कि ऑनलाइन क्लास एक जगह से बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जा सकता है। तो वो उसके अंदर एक ऐसा विचार आया जो यूनिक था, तो घर बैठे लाखों लोगों को पढ़ाया जा सकता है। तो अगर आपके मन में यूनिक विचार आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी मशीन आप खोज दिए जो आपको रूम को क्लीन कर दे, तो अलग अलग तरीके जो अगर आपके मन में यूनिक तरीके आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपके अंदर ओरिजिनलिटी है, आपके अंदर मौलिकता है, यानी कि ऐसे विचार को उत्पन्न करने की योग्यता जो असाधारण हो, जो यूनिक हो अपने आप में। तो अगर इस तरह के थॉट, इस तरह के आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं तो उसी को कहेंगे ओरिजिनलिटी। तो इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे सवाल नहीं आता, सवाल सिंपल ये पूछा जाता है कि जो क्रिएटिविटी होती है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। ये जो चार तत्व होते हैं, इन चारों तत्वों को याद रखना है। एक बार आप इसके एक्सप्लेनेशन को, इसके मतलब को भूल जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला है, लेकिन अगर इसके नाम को भूल जाएंगे तो सवाल मिस कर जाएंगे। इसलिए ये जो चार तत्व हैं, इन चारों तत्वों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। तो आई होप कि ये तीनों तत्व आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि इलेबोरेशन क्या होता है। इलेबोरेशन का मतलब होता है विस्तारण। विस्तारण का क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि आपके मन में जो विचार या भाव आ रहे हैं, उन विचारों या भावों को आप व्यक्त भी कर पा रहे हैं, या फिर आप कहेंगे कि मेरे मन में आइडिया आया। जब कोई पूछा जाएगा कि कौन सा आइडिया आया, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा आपके मन में आइडिया आया है। तो विचार या भाव को व्यक्त करने की क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो उसी को कहते हैं इलेबोरेशन। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आपने एक मशीन, अभी मैंने आप पिछले बताया ओरिजिनलिटी में कि आपने एक मशीन को खोज दिया, आपने एक ऐसे इन्वेंट किया मशीन का जो आपको मदद करेगा आपकी रूम की सफाई करने में। अब अगर आपने मशीन को खोज दिया तो इस मशीन के बारे में आपको विस्तृत व्याख्या करना पड़ेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि मशीन कैसे काम करता है, इसके यूजेस क्या हैं, ये किस चीज़ का बना है, इसका फंक्शन क्या है, इस जो सारा पूरा डिटेल होगा, उस पूरे डिटेल को अगर आप बता पा रहे हैं तो वो आप क्या कहा जाएगा, आपके अंदर इलेबोरेशन की क्वालिटी है, आपके अंदर विस्तारण का गुण है। यानी कि विचारों या भावों की आप विस्तृत व्याख्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की जो क्वालिटी होती है वो होती है इलेबोरेशन। तो जो जितने भी क्रिएटिविटी के जो एलिमेंट्स हैं, जितने चार तत्व हैं, उन चारों तत्वों को हमने अच्छे से देख लिया। अगर आपको शॉर्ट में याद करना है, अगर शॉर्ट में एक 4 लाइन में ही याद करना है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो किस तरह से याद करेंगे? फ्लुएंसी का मतलब आइडियाज़ के बारे में, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन में आइडियाज़ आते हैं तो वो होता है फ्लुएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आइडिया में वैरायटी कितनी है, विविधता कितनी है आइडिया में, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ओरिजिनलिटी का मतलब कि आपके आइडिया में यूनिकनेस है कि नहीं है, आपके आइडिया में यूनिकनेस है तो वो होगा ओरिजिनलिटी। और इलेबोरेशन का मतलब डिटेल्स ऑफ आइडियाज़, जो मन में आपके आइडिया आया है उसको आप विस्तृत व्याख्या कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिटेल्स होता है आइडिया का। तो ये शॉर्ट में अगर याद करना है तो ये इस तरह से आप याद कर पाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें एलिमेंट्स को लेकर के थी क्रिएटिविटी के, तो वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब आगे समझते हैं कि जो प्रोसेस होता है क्रिएटिविटी का, यानी सृजनात्मकता की प्रक्रिया जो होती है वो क्या क्या होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जाता है कि जो प्रक्रिया होती है, ये सबसे ज़्यादा ग्राहम वॉल्स का जो क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है, इसी से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो ग्राहम वॉल्स ने सृजनात्मकता की 4 अवस्थाएं दी थी, जो 4 प्रोसेस दिया था, प्रक्रिया दी थी, वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें प्रिपरेशन, दूसरा होता है उद्भवन जिसको इनक्यूबेशन कहते हैं, तीसरा इंस्पिरेशन या इल्यूमिनेशन कहीं कहीं दिया रहता है, और चौथा होता है वेरिफिकेशन। तो ये चारों क्या होता है इसको समझते हैं। अब जैसे कि सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या क्या होगी, अब इसमें इन्होंने ग्राहम वॉल्स ने क्या बताया कि किसी भी सृजनात्मकता की जो प्रोसेस होती है उसमें 4 स्टेप आते हैं। पहला प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन में क्या होता है, ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज में, इन दिस स्टेज, जो थिंकर होते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, पहले की जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को समझेंगे कि हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम के बारे में जितने मटेरियल्स हो सकते हैं, जितने फैक्ट्स हो सकते हैं, जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम अपनी समस्या को सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। तो वो प्रिपरेशन में आती हैं। तो प्रिपरेशन का मतलब होता है कि जो प्रिपरेशन यानी कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग होते हैं, तो जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो प्रोसेस होते हैं, इसमें अब क्या क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से डाटा हैं उसको इकट्ठा करेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए मटेरियल्स क्या क्या चाहिए उसको हम इकट्ठा करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को लेकर के जो हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, उस सॉल्यूशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता है, तो उसको हम इकट्ठा करेंगे। तो वो आता है प्रिपरेशन के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सॉल्व ना कर पाएँ, तो वो बात की बात होती है, लेकिन तैयारी करेंगे। तो तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उस समस्या को लेकर के, तो ये आता है प्रिपरेशन के अंदर। तो ग्राहम वॉल्स का पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन। अब जो इसमें दूसरा स्टेज आता है वो होता है इनक्यूबेशन, उद्भवन। अब ये उद्भवन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम थी, मान लेते हैं कि अब इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस है वो हमें नहीं आ रहे हैं, वो हमारे मस्तिष्क में नहीं क्लिक कर पा रहे हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को। तो धीरे धीरे जो हम विचार सोच रहे होते हैं, तो इसके बारे में धीरे धीरे हम सोचना कम कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे मन और मस्तिष्क में रहता है कि इस चीज़ को लेकर के हमें सॉल्यूशन निकालना है। यानी कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, अनकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को लेकर के सोचता रहता है। कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जैसे मैंने आपको किसी जगह का नाम पूछ दिया या किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ दिया, तो वो इंस्टेंटली आपको याद नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं या आप कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो अचानक आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। यानी कि उस समस्या को लेकर के आपका जो अनकॉन्शियस माइंड था, वो अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। तो ये दूसरी स्टेज होती है। तो दूसरी स्टेज में यही होता है कि आपने जो समस्या को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करी, वो समस्या अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाई, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपके दिमाग में रहेगा। तो आप कोई भी काम करते रहेंगे, कुछ भी पढ़ते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे या खेलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेकर के सोचता रहता है, उस चीज़ को लेकर के बिजी रहता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें। तो वो दूसरी स्टेज में आती हैं, तो वो आती हैं इनक्यूबेशन में। और जो तीसरा स्टेज होता है, तीसरा स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि अचानक से, तो फ्रेंड्स हम लोग प्रिपरेशन को समझ चुके हैं, इनक्यूबेशन को समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि इंस्पिरेशन या इल्यूमिनेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन या इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारे मन और मस्तिष्क में जो चीज़ें चल रही थी, जिसका सॉल्यूशन अभी तक हमें नहीं मिला था, तो वो जो अनकॉन्शियस माइंड हमारा सोचता रहता है, जो करता रहता है, तो अचानक से हमें हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में वो आइडिया तुरंत आ जाता है, अचानक आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जल जाना। तो इलिमिनेट हो जाता है, यानी कि अचानक हमारे मस्तिष्क में वो आइडिया आ जाते हैं जिसकी हम खोज कर रहे थे, जिस समस्या को हम सॉल्व करना चाहते थे, वो अचानक हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। ऐसा आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो आपने तो पूरी तैयारी कर ली। अब पूरी तैयारी करने के बाद जब जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको पता होता है लेकिन वो क्लिक नहीं करता।
तो आपके मन और मस्तिष्क में, अनकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होकर के आप बाहर आते हैं, जैसे ही आप एग्ज़ाम ख़त्म करके बाहर आते हैं, घर पहुँचते ही वो आपके दिमाग में वो आंसर अचानक आ जाता है। तो उसी को कहते हैं इल्यूमिनेशन। अब उसके बाद चौथा क्या होता है? चौथा वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब कि जो सॉल्यूशन हमें मिला, अब उस सॉल्यूशन को हम वेरीफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन कितना सही है, कितना गलत है। तो ये लास्ट स्टेज होता है। इसमें हम इवैल्यूएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे अपने सॉल्यूशन का, कि ये सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, संतोषजनक है कि नहीं है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं जो ग्राहम वॉल्स ने बताया था: प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इंस्पिरेशन एंड वेरिफिकेशन। हालांकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे हमारा कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है लेना देना, लेकिन ये स्टेप याद रखना है कि प्रिपरेशन क्या होती है, इनक्यूबेशन का स्टेज क्या होता है, इल्यूमिनेशन का स्टेज क्या होता है, और ये वेरिफिकेशन। ये जो 4 स्टेज हैं, इन चारों स्टेज को याद करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, न कि इसका विस्तृत व्याख्या हमें समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो वो उसमें हमें छांट लेना है कि कौन कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। जो सवाल अभी तक पूछा गया है वो इसी ऑप्शंस को लेकर के पूछा गया है कि ग्राहम वॉल्स की जो 4 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन आपको आए ना आए, लेकिन ये चारों स्टेज जो हैं वो चारों स्टेप आपको याद रहने चाहिए कि प्रिपरेशन पहले होता है, फिर इंक्यूबेशन होगा, फिर इंस्पिरेशन या इल्यूमिनेशन होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। ये 4 स्टेप आपको याद रहने चाहिए। इसी तरह से एलिमेंट्स ऑफ जो क्रिएटिविटी फ्लुएंसी के जो तत्व होते हैं, जो क्रिएटिविटी के तत्व होते हैं वो चारों याद रहने चाहिए: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। तो ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कुछ और। अब अगला फ्रेंड्स जो प्रोसेस बताया था उन्होंने सृजनात्मकता को लेकर के, अब हमने पिछले किसका पढ़ा? ग्राहम वॉल्स का पढ़ा। अब एक और जो मनोवैज्ञानिक थे, ईपी टॉरेंस और आर.ई. मायर्स, इन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई थी। हालांकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, न तो इससे सवाल कभी पूछा गया है, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं कि ये है क्या, एक नज़र इस पर देख लेते हैं। तो इन्होंने, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन। अब इसमें क्या होता है कि समस्या से अवगत होना, यानी कि जो हमारे सामने समस्या है, पहले हम समस्या से ही अवगत होंगे तभी तुम उसका सॉल्यूशन खोज पाएंगे। अब हमें समस्या ही नहीं पता है तो हम सॉल्यूशन किसका खोजेंगे? तो ईपी टोरेंस तथा आर.ई. मायर्स ने 4 अवस्थाएं बताई थी। उन्होंने बताया कि पहली समस्या होती है कि हम समस्या से अवगत हों, यानी कि हमें पता तो चलेगी हमारे पास समस्या क्या है। जब तक हमें समस्या ही नहीं पता चलेगी तो हम खोजेंगे क्या, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी क्या? जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक सवाल देता हूँ, उस सवाल को जब तक हम देंगे नहीं तब तक आपके मन में तरीका ही कहाँ से आएगा? तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें समस्या से अवगत होना होता है, हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो हम सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे? उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, यानी कि जो हमारे सामने समस्या दी गई है, जो हमें समस्या है, उस समस्या को लेकर के जो जो ज़रूरतें हैं, जो जो डाटा चाहिए हमें, जो जो इन्फॉर्मेशन सूचना चाहिए, उसको हम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा उन्होंने दिया था समाधान खोजना, सॉल्यूशन को सर्च करना, जो समस्या उसका समाधान हो सकता है उसको हम खोजेंगे। और उसके बाद चौथा दिया था इन्होंने रिजल्ट कम्युनिकेशन को, परिणाम संचरण को लेकर के। तो हालांकि इनका जो 4 अवस्थाएं हैं, इनकी 4 अवस्थाएं, ये हमारे लिए उतना काम का नहीं है, लेकिन एक बार बस इसको एक रीडिंग लगा लेना है कि ईपी टोरेंस और आर.ई. मायर्स ने 4 अवस्थाएं बताई थी। अब हम सृजनात्मकता की विशेषताओं के बारे में हम लोग ज़्यादा विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे कि सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जानते हैं सृजनात्मकता की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। अब उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जैसे ये तो आपको पता है कि सृजनात्मकता का मतलब होता है कि एक समस्या समाधान का एक तरीका होता है, और सृजनात्मकता जीवन के लगभग हर पहलू से जुड़ा होता है, सभी व्यक्तियों में यह सामान्यता होता है। तो ये कुछ सृजनात्मकता की विशेषताएं होती हैं, तो उसको स्किप करेंगे और आगे देखेंगे। अब उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कभी कभी पूछ लिया जाता है सवाल कि अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है। अगर मैं इसको बिना बताए आपसे पूछूं कि सृजनात्मकता, पहले मैं इसको बता देता हूँ कि अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि आप सॉल्यूशन के केवल एक पहलू पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो होता है अभिसारी चिंतन, यानी कि ज़्यादा आपकी थॉट विस्तृत नहीं जा रहे हैं, एक ही चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, उस ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो हमारा ध्यान किस पे होता है? हम उस चीज़ को खोजते हैं जो सही है, तो वो अभिसारी होता है।
लेकिन अपसारी क्या होता है? अपसारी का मतलब कि जो हमारे सामने समस्या दी गई है उस समस्या को लेकर के हम कितना ज़्यादा सोच पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि एक सवाल बनाता हूँ, मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर कौन है। अब सचिन तेंदुलकर कौन है, हम 4 ऑप्शन देते हैं। एक क्रिकेटर हैं, बी डांसर हैं, सी ये गायक हैं, डी ये नेता हैं। तो आपको तुरंत पता चला कि ये क्रिकेटर है, तो आप तुरंत आंसर मार देंगे। ये अभिसारी चिंतन है। आपने केवल और केवल आंसर पे ध्यान दिया, केवल एक पहलू पे ध्यान दिया। लेकिन अभी मैं यही सवाल पूछता हूँ कि बताइए कि मैं कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर के बारे में विस्तृत व्याख्या करिए। अब अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर के बारे में विस्तृत व्याख्या करिए, तो आपके मन में कई सारे पहलू आएंगे, आप उस पर कई विचार करेंगे। जैसे आप कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मैचेस जीते हैं, वो एक विनम्र इंसान हैं। तो आपके मन में कई सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो वो अपसारी चिंतन होता है। एक समस्या में अगर आपके पास एक समस्या को लेकर कई सारे थॉट आ रहे हैं, वो अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो रही है। लेकिन अगर केवल आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो वो अभिसारी चिंतन होता है। अब अगर मैं कहूँ कि आप बताइए कि जो एक बालक है उसके अंदर क्रिएटिविटी है, अब उस बालक के अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो वो बालक के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी? तो ये आपसे एक सवाल होगा। तो आपको पता चलेगा कि जो क्रिएटिव बालक है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी दी गई समस्या पर अपने अलग अलग विचारों को प्रस्तुत करना। किसी दी गई समस्या पर आप कितने नए तरीके से सोच पा रहे हैं, किसी दी गई समस्या पर आपके कितने विचार हैं, कितने सॉल्यूशंस आप दे पा रहे हैं, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस में आप सोच पा रहे हैं। जब अलग अलग डायमेंशंस में आप सोच पा रहे हैं, उसी को तो हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि अगर एक बालक क्रिएटिव है तो उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो क्रिएटिविटी जिसके अंदर होती है उसके अंदर अपसारी चिंतन होता है। तो कभी कभी ये स्टेटमेंट में या फिर कंसेप्चुअल सवाल अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से ही पूछा जाता है। जो हम पढ़ते हैं सवाल वहीं से आते हैं, बशर्ते कि ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम उसको टैकल किस तरह से करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। ये अभिसारी और अपसारी चिंतन पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो ये बस 2 ही शब्द को समझना है। तो अगर पूछेगा कि क्या कोई सृजनात्मक बालक उसके अंदर अभिसारी चिंतन होता है कि अपसारी चिंतन होता है, तो सृजनात्मक बालक जो होगा उसके अंदर अपसारी चिंतन होगा। क्योंकि सृजनात्मकता का मतलब ही होता है कि अलग अलग आइडियाज़ को प्रस्तुत करना, समस्या पे अलग अलग अपने विचारों को प्रस्तुत करना, अलग अलग सॉल्यूशंस को खोजना। और अपसारी चिंतन का भी मतलब यही होता है कि आप कितने डायमेंशंस में सोच पा रहे हैं। तो अगर अपसारी चिंतन की कैटेगरी किस में होगी? क्रिएटिविटी में, यानी क्रिएटिव बालक जो होगा उसके अंदर अपसारी चिंतन ज़्यादा होगा। अब कुछ सृजनात्मकता के सिद्धांत है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब जिसमें पहला सिद्धांत एक है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत, सेरिब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी, ये सिद्धांत कुछ है नहीं, ये सिंपल ये कहता है कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत क्या कहता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं। एक होता है राइट हेमिस्फीयर और एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो माना जाता है कि लॉजिकल होता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है उसको वो क्रिएटिविटी मानता है। यानी कि अगर जिसके अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा सक्रिय होगा तो वो कैसा होगा? लॉजिकल होगा, वो तार्किक होगा, वो तार्किक हो, उसके अंदर तार्किकता ज़्यादा होगी। और ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है कि जिसका जो दायां वाला होता है, दायां गोलार्ध ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो क्या बताता है? वो क्रिएटिविटी, ये सृजनात्मकता को बताता है। तो ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत क्या कहता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत कहता है कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उसका संबंध किससे होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर का जो संबंध होता है वो लॉजिकल से होता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है उसका संबंध किससे होता है? वो क्रिएटिविटी से होता है। याद कैसे करेंगे? लेफ्ट से लॉजिकल, लेफ्ट से लॉजिकल, एल से लेफ्ट होता है, एल से लॉजिकल होता है, बाकी एक बचा राइट वाला, तो राइट होगा क्रिएटिव। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। तो आई होप कि ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड, अगला जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत साइको एनालिसिस थ्योरी। अब ये साइको एनालिसिस थ्योरी को दिया किसने था? साइको एनालिसिस थ्योरी दिया था फ्रायड ने। और ये क्या कहते हैं? फ्रायड। अब फ्रायड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि फ्रायड हम पढ़ चुके हैं। फ्रायड के बारे में जो हमने पीछे पढ़ा था व्यक्तित्व के चैप्टर में, इदम, अहम,
पराहम, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। तो हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो पढ़ा था व्यक्तित्व में, उसमें हमने फ्रायड को पढ़ा था। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो वो फ्रायड ने दिया था। फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड कहते हैं कि अगर कोई बालक जो मूल प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो परंपरागत चीज़ें होती हैं, उन परंपरागत चीज़ों से हट करके कुछ अलग करता है, तो उसी को कहा जाता है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या कहता है कि मूल प्रवृत्ति से हट करके कोई काम करना। तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत कहते हैं फ्रायड का। उसके बाद एक अगला सिद्धांत है, वो है अस्तर सिद्धांत। अस्तर सिद्धांत जिसको हम कहते हैं लेवल थ्योरी। हालांकि इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे सवाल नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ कभी पूछ लिया जाएगा कि अस्तर सिद्धांत किसने दिया क्रिएटिविटी का? तो आई.ए. टेलर ने दिया। और कितने स्तर इन्होंने दिए? 5 स्तर। और बहुत ज़्यादा अगर कठिन पूछा जाएगा सवाल तो इन 5 स्तरों के नाम से पूछा जा सकता है। बाकी ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कहीं से कहाँ तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य परीक्षा में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें प्रोफेसर नहीं बनना है कि जाके हमें लेक्चर देना है, हमें विस्तृत व्याख्या करनी है वहाँ पर। तो हमारा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ सवाल को सॉल्व करना। उतना हम पढ़ेंगे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा पेपर कठिन हो तभी हमें आसान लगे और हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाए। तो क्रिएटिविटी को लेकर के जो अस्तर सिद्धांत दिया था वो दिया था आई.ए. टेलर ने, और इन्होंने 5 स्तर बताए थे। तो इसमें पहला स्तर इन्होंने बताया था अभिव्यक्तात्मक का, दूसरा इन्होंने बताया उत्पादक का, प्रोडक्टिव का, तीसरा इन्होंने बताया था इन्वेंटिव अन्वेषणात्मक का, और चौथा बताया था इनोवेटिव का, और पांचवा इन्होंने बताया था आविर्भावात्मक का। तो ये इन्होंने 5 स्तर बताए थे अस्तर सिद्धांत क्रिएटिविटी को लेकर के। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि अस्तर सिद्धांत किसने दिया? आई.ए. टेलर ने। और अस्तर सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर। और बहुत ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि इनके 5 स्तर कौन कौन से हैं, या पूछ लिया जाएगा कि इनका दूसरा स्तर कौन सा है, इनका तीसरा स्तर कौन सा है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि व्यक्तित्व का मापन क्या होता है, किस तरह से होता है। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का मापन किस तरह से किया जाता है। अब सृजनात्मकता के मापन से भी उतने सवाल नहीं आते, तो सवाल का जो ज़्यादा एरिया जो ज़्यादा सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा कि एलिमेंट्स जो होते हैं क्रिएटिविटी के, वहाँ पे फोकस करिएगा। उसके बाद जो ग्राहम वाल्स का जो उन्होंने दिया था, जो 4 स्टेप दिया था, जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, ग्राहम वाल्स के जो 4 स्टेप हमने पढ़े थे, वहाँ से सवाल पूछा जाता है, जिसमें प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंस्पिरेशन या वेरिफिकेशन होता है। और तीसरा एक एरिया होता है, सवाल पूछा जाता है कभी कभी अंडरस्टैंडिंग पे, कि कोई बताइए कि एक ऐसा बालक है जिसके अंदर अलग अलग थॉट आते हैं, जो किसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है, तो उसके अंदर बताइए क्या है, क्रिएटिविटी है कि। इस तरह से 4 ऑप्शन बना के पूछा जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाएगा एक जो सवाल का एरिया होता है वो गोलार्ध का, जो हमने भी पढ़ा प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत, उसमें पूछ लिया जाएगा कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो क्या बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है कि लॉजिकल को बताता है। राइट हेमिस्फीयर क्या बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है कि लॉजिकल को बताता है। या कभी पूछ लिया जाएगा कि एकदम इन्फॉर्मेशन बेस्ड कि आई.ए. टेलर ने जो सिद्धांत दिया था उसमें कितने स्टेप होते हैं। तो बस इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा इसमें, इस चैप्टर से, सृजनात्मकता के चैप्टर से। बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एलिमेंट्स। अब जो हमने पढ़ा था, चार एलिमेंट जो हमने पढ़े थे, वो फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, फ्लुएंसी, ये चारों स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब अगला है हमारा सृजनात्मकता का मापन। हालांकि सृजनात्मकता के मापन से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, लेकिन हम देख लेंगे कि सृजनात्मकता का जो मापन अलग अलग लोगों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, उसके नाम क्या हैं। अब जैसे पासी का सृजनात्मकता का परीक्षण है, तो इन्होंने B.K. पासी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था पासी का सृजनात्मकता का परीक्षण। अब बाकर मेहदी का सृजनात्मकता परीक्षण बाकर मेहदी ने दिया था। अब टोरेंस का सृजनात्मकता का परीक्षण क्या है, ई पाल टोरेंस ने दिया था। अब सारी उत्पाद परीक्षण किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। तो ये इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो हमें काम आ सके, जो हम एग्ज़ाम में जिससे हम सवाल कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने ज्ञान को नहीं दिखाना है, हमें वहाँ पे आंसर निकाल के लाना है कि जो 4 ऑप्शन हमारा दिया रहेगा उन 4 ऑप्शन में हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कितना भी पढ़ लें, सारा ज्ञान वहाँ पे धरा का धरा रह जाएगा अगर आप सॉल्व करना नहीं जान पाते हैं। वो टू द पॉइंट जिसको हम कहते हैं, उन चीज़ों को पढ़ना है। जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, अब हमने प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि इससे सारे सवाल पूछे ही नहीं जाते ज़्यादा।
तो सिर्फ और सिर्फ पूछ लिया जाएगा कि इनका नाम ही पूछ लिया जाएगा कि टॉरेंस का सृजनात्मकता का परीक्षण किसने दिया, या फिर बाकर मेहती का सृजनात्मकता का परीक्षण किसने दिया। तो बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। अब एक और कंसेप्ट है इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का, यानी कि सृजनात्मकता को बढ़ाने की ये विधि मानी जाती है कि सृजनात्मकता को किस तरह से बढ़ाया जाएगा। अब जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या करते हैं कि एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा या एक प्रॉब्लम दिया जाएगा। अब उस प्रॉब्लम पे आपसे अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये एक डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में मैं कह रहा हूँ कि बताइए कितने ट्रायंगल हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे हम क्या करें, हमारी सोच विकसित हो, जिससे हम सोचें, दिमाग पे जोड़ दें। तो इस तरह के अगर हम क्वेश्चन, इस तरह के सवाल बालकों से पूछ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनके विचारों को बढ़ा रहे हैं, उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसी को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ये मेथड किसने दिया था? ओसबर्न ने, जिसको कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि, यानी कि मस्तिष्क को बढ़ाने वाली विधि। जो रीजनिंग का सवाल होता है, रीजनिंग के सवाल इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हमारी तार्किकताओं में, हमारी क्रिएटिविटी का विकास हो सके। तो इसी को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। और कौन दिया था इसको? ओसबर्न ने। कभी कभी अगर पूछा भी जाएगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने का एक तरीका होता है, सृजनात्मकता को बढ़ाने का एक तरीका होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग की जगह कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या होती है, तो ये भी आप बताएंगे कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने का एक तरीका होता है। और किसने दिया था? ओसबर्न ने दिया था। तो आज के वीडियो में हमने सृजनात्मकता को पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लेना है। हालांकि प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके ही हमने इस वीडियो को बनाया है। आपके एक भी सवाल ऐसे नहीं होंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे सॉल्व। तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के बाद उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपका मात्र एक ही वीडियो से जो क्रिएटिविटी का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ये पाप मत करिए कि वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। मास्टर इतना भी गंदा नहीं पढ़ाता कि आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते। और कमेंट में करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।